हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सो हाल से तमारो कैसा है तुम्ही के हालचाल के मुनाची कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी ही होंगे। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टे फोकस्ड टुवर्ड्स योर नीट एग्जाम, टुवर्ड्स योर गोल। अर्जुन एकेडमी में बॉटनी की जर्नी सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ अपने लास्ट स्टेज पर आ चुका है। हमने यूकैरियोटिक सेल में तीन पार्ट्स जो है डिस्कस किए थे। तीन मेन पार्ट्स यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में देयर वाज टू फर्दर पार्ट्स, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सो अब हमें न्यूक्लियस की स्टोरी को आगे बढ़ाना है टू फिनिश द चैप्टर, द वेरी फर्स्ट चैप्टर। स्टार्ट करता हूं ऑल अबाउट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूक्लियस। थोड़ा यहां पर मेंटली रहिएगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। स्टार्ट कर रहा हूं मैं न्यूक्लियस। लैटिन टर्म न्यूक्लियस का मतलब कर्नल एंड इवन ग्रीक में कैरियन का मतलब कर्नल। थोड़ा देखिएगा। सो यहां पर अगर मैं लैटिन में, ये न्यूक्लियस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब हुआ कर्नल, ठीक है। और अगर मैं ग्रीक में भी बात करूं तो ग्रीक में आप सुना होगा कैरियन टर्म दिया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो है कैरियन टर्म आता है ग्रीक लैंग्वेज में, इसका भी मतलब होता है कर्नल। आई नीड योर अटेंशन प्लीज। न्यूक्लियस इट इज स्पेशलाइज्ड डबल मेम्ब्रेन बाउंड डार्क स्ट्रक्चर। Nucleus, it is a specialized double membrane bound dark protoplasmic body. Protoplasm का component है protoplasmic body having all the genetic information for controlling the cellular metabolism as well as transmission of posterity. मैंने क्या बोला, क्या डिफाइन किया, समझिएगा प्लीज। सो यहां पर अगर मैं न्यूक्लियस का डेफिनेशन रखूं, डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियस, नीड योर फुल अटेंशन हियर। स्टोरी चालू हो गया है तो न्यूक्लियस को बोला न्यूक्लियस इज स्पेशलाइज्ड डबल मेम्ब्रेन बाउंड, स्पेशलाइज्ड डबल मेम्ब्रेन बाउंड लार्ज डार्क protoplasmic body, protoplasmic body having all the genetic information, having all the genetic information for controlling cellular metabolism, for controlling cellular metabolism and transmission of posterity, transmission of posterity। बात समझिएगा। न्यूक्लियस लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, मैं आगे मेंशन करने वाला हूं। डार्क स्ट्रक्चर, जिसके पास जो है सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। किसी सेल में न्यूक्लियस के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। न्यूक्लियस का जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसी सेल में कब, क्यों, कैसे, कितना, कौन सा मेटाबॉलिक प्रोसेस होना चाहिए, न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करेगा। और न्यूक्लियस के पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है पास ऑन होता है। ये जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो एक जनरेशन के कैरेक्टर को दूसरे जनरेशन, देन नेक्स्ट, सो ऑन को मैंने बोला ट्रांसमिशन ऑफ पोस्टेरिटी। जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैरेक्टर को या इंफॉर्मेशन को पास करने का प्रोसेस है। सो स्पेशल प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी डबल मेम्ब्रेन बाउंड डार्क लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है टू कंट्रोल द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, द सेलुलर बायोकेमिकल रिएक्शन एज वेल एज ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ट्रांसफरिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ पोस्टेरिटी। न्यूक्लियस को स्टडी करना है तो हमें न्यूक्लियस को नॉन डिवाइडिंग सेल या इंटरफेज में सेल रहेगा, देन ओनली वी कैन स्टडी द न्यूक्लियस। सो यहां पर मेंशन किया मैं न्यूक्लियस can be studied, a nucleus can be studied in non-dividing cell, in non
डिवाइडिंग सेल। नॉन डिवाइडिंग सेल को हम इंटरफेजिक सेल भी बोलते हैं। ड्यूरिंग इंटरफेज, नेक्स्ट चैप्टर में इंटरफेज आएगा। इंटरफेज में सेल, इंटरफेजिक सेल के न्यूक्लियस को हम इंटरफेजिक न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस कॉल्ड इंटरफेजिक न्यूक्लियस। नीड और फुल अटेंशन, मैं बोलने वाला हूं, क्या बोलने वाला हूं कि इंटरफेज जब सेल डिवाइड नहीं करता है तब के स्टेज को बोलते हैं। सेल के पास दो फेज होता है, एक तो जो है जब डिवाइड नहीं कर रहा है, दूसरा जब डिवाइड कर रहा है। जब डिवाइड नहीं कर रहा है सेल, तो उस स्टेज को हम इंटरफेज बोलते हैं। एंड वंस सेल स्टार्टेड डिवीजन, हम उसको माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज बोलते हैं। माइटोटिक या डिवीजन फेज में न्यूक्लियस नहीं दिखेगा। हम आगे इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे। इफ वी वुड लाइक टू स्टडी द स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, then we have to kill the cell, we have to fix the cell, we have to stain the nucleus in interphase stage when the cell is not dividing. पॉइंट समझ नहीं? दो न्यूक्लियस इज लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द प्रोटोप्लाज्म, बट अगर हमें इसको देखना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे स्टेन करके ही हमें न्यूक्लियस दिखेगा। मेंशन करते हुए न्यूक्लियस की स्टोरी को आगे ले चलते हैं। डिफिनीशन खत्म किया मैंने, इंट्रोडक्शन खत्म किया। न्यूक्लियस के बारे में मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। न्यूक्लियस रिप्रेजेंट्स लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस रिप्रेजेंट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल सुना है किसको बोलते हैं? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल इज नथिंग बट राइबोसोम। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इज न्यूक्लियस। इट कैन इजिली ऑब्जर्व अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, but can I say for detailed study of all composition of nucleus, cell must be killed, need your attention, fixed and stained and observed under electron microscope। लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं न्यूक्लियस को, बट लाइट माइक्रोस्कोप सेल के ऑल कंपोजिशन जो है वो हमें नहीं विजुअल कराएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेल को हमें नॉन डिवाइडिंग स्टेज में ही किल करना होगा, फिक्स करना होगा, न्यूक्लियस को स्टेन करना होगा फॉर द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द न्यूक्लियस। वैसे तो फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस वाज ऑब्जर्व्ड, नीड योर अटेंशन हियर। For the first time, nucleus was observed by Anton von Leeuwenhoek in the red blood cell of fish. For the first time, Anton von Leeuwenhoek ने फिश के जो है आरबीसी रेड ब्लड सेल में ऑब्जर्व किया था न्यूक्लियस को, बट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूक्लियस 1831 in year 1831 detailed description of nucleus given by रॉबर्ट ब्राउन। तो हम न्यूक्लियस का डिस्कवरी या डिटेल डिस्क्रिप्शन रॉबर्ट ब्राउन के लैंग्वेज में समझेंगे, उनको यहां पर हाईलाइट करेंगे। सो यहां पर मैंने डिस्कवरी में मेंशन कर दे रहा हूं दैट न्यूक्लियस फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक इन रेड ब्लड कार्पस्कल या आरबीसी ऑफ फिश। बट ये पंच लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, मेन है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूक्लियस गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन in 1831 in root cell of orchids। ठीक है, सो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने रूट सेल ऑफ ऑर्किड में न्यूक्लियस को स्टडी किया और डिटेल स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन को क्रेडिट जाएगा।
बात समझ में आया? आगे ले चलते हैं। इंट्रोडक्शन हुआ और जो है कहां से ऑब्जर्व करेंगे, डिस्कवरी के नाम पर। डिस्कवरी के नाम पर न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। डिटेल डिस्क्रिप्शन या डिस्कवरी दोनों का क्रेडिट हम रॉबर्ट ब्राउन को ही देंगे। ले चलता हूं आगे स्टोरी, ठीक है। तो मेंशन कर देता हूं मैं यहां पर डिस्कवरी एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन 1831। नीड योर फुल अटेंशन। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जिसमें रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्क्रिप्शन दिया था, दैट वाज रूट सेल्स ऑफ ऑर्किड प्लांट। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस in terms of that nucleus contain genetic information, hereditary nucleus is related to heredity, growth and controlling of cellular metabolism। मैंने क्या बोला? इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग हेरिडिटी, ग्रोथ एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हैमरलिंग ने दिया 1953 में, और उन्होंने प्रूव किया दैट न्यूक्लियस ये इंफॉर्मेशन ऑफ हेरिडिटी कैरी करता है, ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है बाय एक्सपेरिमेंटिंग ऑन लार्जेस्ट सिंगल सेल ग्रीन एल्गी एसिटाबुलेरिया। मेंशन कर लेते हैं प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पंच लाइन है। सो मैंने बोला इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस for heredity, importance of nucleus for heredity, growth and cellular metabolism was proved by scientist Hammerling 1953 by experimenting on Acetabularia. This represent single celled longest green algae। कहीं कहीं पर एक्सपेरिमेंट को भी थोड़ा डिटेल में ले जाते हैं, बट हमारे लिए जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन कैसे एक्सपेरिमेंट किया था हैमरलिंग ने ऑन द एसिटाबुलेरिया, दैट एल्गी डज नॉट रिक्वायर फॉर नाउ। सो मैंने डिस्क्रिप्शन जो है डिफिनेशन, डिस्क्रिप्शन, इंट्रोडक्शन एवरीथिंग फिनिश किया। नीड योर अटेंशन। अगर नंबर की बात करें तो वन सेल मस्ट हैव वन न्यूक्लियस। थोड़ा सुनिएगा, अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो वन सेल शुड हैव वन न्यूक्लियस, बट देयर आर मेनी सेल जहां पर न्यूक्लियस या तो एब्सेंट होगा या मल्टी न्यूक्लिएटेड पॉलीन्यूक्लिएटेड कंडीशन होगा। ये हम जो है सेल थियरी वगैरह में भी स्टडी कर चुके हैं। फिर से मेंशन करते हुए न्यूक्लियस की स्टोरी को आगे ले चलते हैं विथ रेफरेंस टू स्टोरी ऑफ न्यूक्लियस विथ रेफरेंस टू नंबर। थोड़ा देखते हैं, इरेज करता हूं मैं इसको। थोड़ा यहां पर देखिए मैंने क्या बोला, यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियस में वन सेल शुड हैव वन न्यूक्लियस। सेल थ्योरी की लैंग्वेज में है, बट यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव developed nucleus instead it has nucleoid सर्कुलर डबल स्टैंड डीएनए। ये पॉइंट जो है वैसे यूकैरियोटिक के लैंग्वेज में नहीं है। न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो इन जनरल मेंशन कर दिया। आई नीड योर फुल अटेंशन। मैच्योर आरबीसी एंड मैच्योर sieve tube of vascular plants
वैस्कुलर प्लांट्स उनको बोलते हैं जिनके पास जाइलम और फ्लेम प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर प्लांट में जो है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आ जाते हैं। तो मैच्योर आरबीसी एंड मैच्योर ट्यूब ऑफ वैस्कुलर प्लांट लैक न्यूक्लियस बात पकड़िएगा। मैं इसको जो है हाईलाइट करवा चुका हूं सेल थ्योरी में। इमेच्योर कंडीशन में, बिगिनिंग में, इनिशियल कंडीशन में आरबीसी और सी ट्यूब के पास होता है न्यूक्लियस। जैसे आरबीसी जो है ग्रो होता जाता है, सी ट्यूब जो ग्रो होता जाता है, ऑन मैच्योरिटी न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है ड्यू टू द फंक्शन ऑफ आरबीसी एंड सी ट्यूब। सो मैच्योर टर्म मस्ट है मेंशन करना फॉर द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द आरबीसी एंड सी ट्यूब। बात पकड़ में आया? थोड़ा और मेंशन करते हैं यहां पर। सिनोसिटिक प्लांट सेल एंड सिंसाइटियम एनिमल सेल हैव मोर देन वन न्यूक्लियस के प्लूरल को हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, मोर देन वन न्यूक्लियाई। 10 आर मल्टीन्यूक्लिएटेड या जो है पॉलीन्यूक्लिएटेड बोल सकते हैं। पॉलीन्यूक्लिएटेड सुनो तो सही, सुन लो नजर में क्या बोल रहा हूं। ये सिनोसिटिक कंडीशन मल्टीन्यूक्लिएट सेल, अगर हम प्लांट के लैंग्वेज में बोल रहे हैं, टर्म यूज कर रहा हूं सिनोसिटिक, तो सिनोसिटिक कंडीशन अराइज ड्यू टू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, वेयर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा, दैट रिजल्ट्स इन सिनोसिटिक कंडीशन। और ये सिंसाइटियम बेसिकली मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन इन एनिमल सेल, जिसको हम सिंसाइटियम कंडीशन बोल रहे हैं, इट अकर्स ड्यू टू फ्यूजन ऑफ सेल्स। मेंशन करते हैं प्लीज। थोड़ा ये यहां पर थोड़ा समझिएगा, मैंने क्या बोला? सिनोसिटिक सेल multinucleate cell due to free nuclear division, multinucleated cell due to free nuclear division, where karyokinesis division of nucleus present, whereas division of cytoplasm cytokinesis absent। ठीक है, सो इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जो है ये आ जाएगा फ्यू फंजाई में आ जाएगा राइजोपस, एक माइंड में चल रहा है, एंड एल्गी ऑल्सो। सो एल्गी और फंजाई दे रिप्रेजेंट मल्टीन्यूक्लिएट प्लांट सेल, और मल्टीन्यूक्लिएटेड प्लांट सेल में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, 1 से 2 हुआ, सेल डिवाइड नहीं हुआ, फिर से न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, 2 से 4 हुआ, अभी भी सेल डिवाइड नहीं हुआ। तो ऐसे में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू आपको मैंने एक छोटा सा ऐसा डायग्राम बनवाया था जो है दिस सेल थ्योरी में, कि फंगस का राइजोपस का ये हाइफा हो गया, राइजोपस का वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम हाइफा बोलते हैं, और इस हाइफा के ऊपर जो है स्पोरेंजियम वगैरह होता है, डजंट मैटर स्पोरेंजियम वगैरह क्या है, स्पोर वगैरह क्या है, राइट नाउ मैं ऐसे ही मेंशन कर दे रहा हूं। तो सुनिएगा, थ्रूआउट लेंथ ऑफ हाइफा कॉमन साइटोप्लाज्म में जैसे हाइफा ग्रो होता जाएगा वर्टिकली लेंथ में, न्यूक्लियस 1 से 2 हो गया लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, 2 से 4 हो गया लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, 4 से 8 हो गया लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। तो थ्रूआउट लेंथ ऑफ हाइफा कॉमन साइटोप्लाज्म में मोर देन 1 न्यूक्लियाई सस्पेंडेड है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, होते जा रहा है, जाते जा रहा है, बार बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। तो ये है मल्टीन्यूक्लिएट हाइफा, मल्टीन्यूक्लिएटेड या पॉलीन्यूक्लिएटेड हाइफे ऑफ राइजोपस। बताओ, ठीक है। और यहां पर जैसे मैं बोलूं सिंसाइटियम सेल, थोड़ा सुनिएगा, फॉर्म्ड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ एनिमल सेल, ये इसका एक जनरल जो है लैंग्वेज है, एनिमल सेल के फ्यूजन से सिंसाइटियम। तो सिंसाइटियम या सिंसाइटियम सेल, एनिमल्स का मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन होना, एनिमल सेल का जो कि फ्यूजन ऑफ सेल से बनता है, सिनोसिटिक सेल, प्लांट सेल का मल्टीन्यूक्लिएट होना जो कि जो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। यहां पर जैसे कुछ एग्जांपल मेंशन करें तो एपिडर्मिस,
सुना होगा आप लोगों ने, कहां पर सुना होगा, जो है एनिमल किंगडम में, एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस, एस्केहेलमिन्थीज में, एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस। देन जो है आ जाएगा जो है स्ट्रिएटेड मसल सेल, स्ट्रिएटेड मसल सेल भी मल्टीन्यूक्लिएट होता है। एक ओपेलिना एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स है ओपेलिना, जो है असेलुलर स्लाइम मोल्ड, असेलुलर स्लाइम मोल्ड, ठीक है। तो ये सब मल्टीन्यूक्लिएट जो है एनिमल सेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो है असेलुलर स्लाइम मोल्ड मल्टीन्यूक्लिएट होता है, असेलुलर स्लाइम मोल्ड ये हम जो है प्रोटिस्टा किंगडम के अंडर स्टडी करेंगे। ओपेलिना यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स है, ठीक है, स्ट्रिएटेड मसल सेल और एपिडर्मिस। थोड़ा सुनो तो सही, पैरामीशियम नाम तो सुना अभी अभी ना आपने, पैरामीशियम बाइन्यूक्लिएट होता है। आई नीड योर अटेंशन हियर हियर ऑन द व्हाइट बोर्ड, पैरामीशियम बाइन्यूक्लिएट होता है, मेंशन करता हूं मैं जल्दी से, ठीक है। तो थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर देते हैं विथ रेफरेंस टू पैरामीशियम, विथ रेफरेंस टू पैरामीशियम। कहीं पर पैरामीशियम में ओ आता है, कहीं कहीं पर ओ नहीं लिखते हैं। पैरामीशियम ये एक बाई न्यूक्लिएटेड सेल है, बोलो तो सही, ये कैसा सेल है, ये एक डाइकैरियोटिक सेल है। न्यूक्लियस को हम कैरियन भी बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, ये एक डाइकैरियोटिक सेल है। आई नीड योर फुल अटेंशन, कुछ ऐसा रफ डायग्राम बनाना का ट्राई कर रहा हूं। ये है एक पैरामीशियम का सेल, स्लीपर शेप का होता है पैरामीशियम का सेल, ठीक है। तो ये है पैरामीशियम का सेल। ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द सेल देयर आर मेनी मोर सिलिया, जो है हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे, सिलिया और फ्लैजिला। यहां पर एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस या मेगा न्यूक्लियस, और दूसरा छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस होता है पैरामीशियम में, दिस वन इज मेगा न्यूक्लियस, दिस वन इज मेगा न्यूक्लियस, बेटर टू से मैक्रो न्यूक्लियस। सुनो तो सही, सुनो यहां पर सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। मेगा न्यूक्लियस इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल, इट कंट्रोल्स सेलुलर मेटाबॉलिज्म या ट्रॉफिक या बेटर टू से फीड दिस न्यूट्रिशन ऑफ द सेल, तो नरिशमेंट ऑफ द सेल। तो हमने बोला इट कंट्रोल्स सेल मेटाबॉलिज्म, it controls cell metabolism, and this mega nucleus that is controlling the cellular metabolism in terms of paramecium, it divides by a mitosis, divides by a mitosis, ठीक है। and this represent micronucleus, micronucleus, it contains genetic information, it contains genetic information फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब जो है डिवाइड करना, बाइनरी फ्यूजन करना, अपना जो है प्रोजेनी प्रोड्यूस करना, एंड इट डिवाइड्स बाय माइटोसिस। अब ये अमाइटोसिस क्या है हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, अमाइटोसिस और माइटोसिस क्या है डिटेल में। वेल मैंने क्या बोला, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस रिलेटेड टू सेल, न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस तो होना ही चाहिए सेल थ्योरी के हिसाब से, वन सेल मस्ट हैव वन न्यूक्लियस, एक्सेप्शन में मैच्योर आरबीसी, मैच्योर सीट्यूब, सिनोसिटिक प्लांट सेल और सिंसाइटियम एनिमल सेल्स, और ये पैरामीशियम दीज रिप्रेजेंट एक्सेप्शन। बोलो तो सही, पॉइंट समझा कि नहीं, ठीक। लैटेक्स सेल होते हैं, प्लांट में लैटेक्स होता है, व्हाइट कलर का मिल्की सब्सटेंस ऊज आउट होता है जब प्लांट को इंजरी करते हैं, तो लैटेक्स सेल भी मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल होता है। सो ये था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस। हमने न्यूक्लियस की स्टोरी खत्म की, बात करते हैं शेप ऑफ द न्यूक्लियस। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, शेप को लेके, न्यूक्लियस के शेप को लेके, मोस्टली राउंड शेप का होता है, कैन बी ओवल या इलिप्टिकल शेप, इवन इरेगुलर शेप, लोब्ड शेप में भी होता है। तो मैंने क्या क्या बोल डाला, देखिए लिख रहा हूं, मोस्टली राउंड शेप का, ठीक है, कैन बी ओवल, कैन बी इलिप्टिकल इन शेप, ठीक है। इट कैन बी इरेगुलर इन शेप, इट कैन बी इरेगुलर इन शेप, इट कैन बी लोब्ड। थोड़ा सुनो तो सही, इट कैन बी लोब्ड। सुना है, कहीं सुना है लोब्ड न्यूक्लियस, जूलॉजी में सुना होगा शायद, जो है ल्यूकोसाइट,
जो WBC है, WBC में ल्यूकोसाइट दो टाइप का, अग्रेन्युलोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट। ये स्टोरी आपको जो जूलॉजी में डिटेल में सुनाई देगा, शायद नाम तो सुना होगा, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, इओसिनोफिल्स बाइलोब्ड और जो है बेसोफिल जो है ट्राइलोब्ड और मल्टीलोब्ड होता है न्यूट्रोफिल सेल्स, जो रिप्रेजेंट करते हैं ल्यूकोसाइट टाइप ऑफ WBC। तो मेंशन कर लेते हैं यहां पर, कैन बी लोब्ड, फॉर एग्जाम्पल ल्यूकोसाइट ये जो है नाम है WBC का, ल्यूकोसाइट सेल्स। जैसे मैं मेंशन करूं इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये क्या है, कैसे है, क्या कंडीशन है, ये सब आपको जूलॉजी में समझेगा। इओसिनोफिल्स ये बाइलोब्ड न्यूक्लियस कैरी करता है, बेसोफिल्स ये ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस कैरी करता है, और दिस न्यूट्रोफिल्स रिप्रेजेंट मल्टीलोब्ड या पेंटालोब्ड, 5 लोब्स हो सकते हैं, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस। वैसे तो न्यूक्लियस मोस्टली राउंड शेप का होगा, बट कैन बी ओवल, कैन बी इलिप्टिकल, इरेगुलर शेप का हो सकता है, लोब्ड न्यूक्लियस भी हो सकता है। शेप वाइज न्यूक्लियस की बातें हमने यहां पर फिनिश किया। पोजीशन तो बताइए कहां पर रहेगा इन द सेल, एग्जैक्टली सेल कहां पर लोकेट होगा, बताओ तो सही। एनिमल सेल के रेफरेंस में कैन आई से इन द एनिमल सेल ज्योमेट्रिकली जो है वो सेंटर में रहेगा। एनिमल सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, बट प्लांट सेल में बताओ प्लांट सेल में कहना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल द न्यूक्लियस शिफ्टेड टुवर्ड्स पेरिफेरी। हेलो, समझा कि नहीं, ये बात हो चुकी है, लिखते हैं, मेंशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, ये मैं इरेज कर रहा हूं। न्यूक्लियस की स्टोरी को आगे ले चल रहा हूं, मैंने न्यूक्लियस का पोजीशन इन द सेल फाइंड आउट करना चाहा, तो पता चला इन एनिमल सेल, पोजीशन में इन एनिमल सेल प्रेजेंट इन द सेंटर, कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स वगैरह सेल में अलग अलग कंडीशन होंगे, इन जनरल बात कर रहा हूं। इन प्लांट सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट टुवर्ड्स पेरिफेरी, न्यूक्लियस प्रेजेंट टुवर्ड्स पेरिफेरी below the cell membrane due to large sap vacuole, due to presence of large sap vacuole। बात समझा। केमिकल कंपोजिशन, न्यूक्लियस में लिपिड, RNA, DNA, प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स और आयंस प्रेजेंट होते हैं, मेंशन करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में आई कैन से प्रोटीन्स, प्रोटीन में बहुत सारे टाइप के प्रोटीन आ जाएंगे, 15% में होगा। देन DNA ये एग्जिस्ट हो सकता है 8 to 12% या कहीं कहीं पर 10% में मेंशन करते हैं। देन RNA इन द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेगा 5% में। देन लिपिड्स भी इन द न्यूक्लियस होते हैं अप्रोक्सीमेट 3% में। देन एसिडिक प्रोटीन्स, नीड योर फुल अटेंशन हियर, वी कैन से जो है न्यूट्रल प्रोटीन्स, एसिडिक प्रोटीन्स, न्यूट्रल प्रोटीन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा, ये अप टू 65% में एग्जिस्ट करेंगे। ऑल्सो हैज आयंस लाइक मैग्नीज, लाइक मैग्नीशियम, लाइक कैल्शियम, लाइक आयरन, लाइक फास्फोरस भी रहेगा DNA और RNA में, ठीक है, लाइक फास्फोरस, ये सब भी रहेगा। तो ये एक जो है मेजर केमिकल कंपोजिशन क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये एक था इंट्रोडक्शन ऑल अबाउट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो है डिफिनेशन, डिस्कवरी, सारी बातें हो गई। स्टार्ट करता हूं मैं द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। बताइए, मैंने जो है डिस्कवरी का क्रेडिट जाएगा रॉबर्ट ब्राउन को 1831। न्यूक्लियस के पास हेरिडिटी मटेरियल होता है, न्यूक्लियस वो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। किसने बोला है? मर्लिंग ने। कहां पर एक्सपेरिमेंट किया था?
एसिटाबुलेरिया 10 सेंटीमीटर अप्रॉक्स लेंथ होता है सिंगल सेल ग्रीन एल्गी, और ऑर्किड के रूट के सेल में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था। ठीक है, बताओ न्यूक्लियस का। चले आगे। तो हमने जो है साइज की बात कर लिया, देन नंबर की बात कर लिया, केमिकल कंपोजिशन, पोजीशन, इन सब की बातें हो गई। ठीक है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, हेलो, एक बात तो मैं भूल ही जा रहा हूं, तो सुनो ना। एज कैन आई से न्यूक्लियस एज इट कंट्रोल्स द सेलुलर मेटाबॉलिज्म दस कैन बी कॉल्ड एज कंट्रोलर, कैन बी कॉल्ड एज रेगुलेटर या ब्रेन ऑफ द सेल। मेंशन करके आगे बढ़ रहा हूं, स्ट्रक्चर पे स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के पहले एक स्टार पॉइंट मेंशन करते हैं। एज न्यूक्लियस controls cellular metabolism, metabolic processes, metabolic activity, biochemical reaction, thus also called brain of the cell, also called controller of the cell, also called regulator of the cell। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जो है इसके कुछ निक नेम है, कुछ जो है कॉमन नेम है। हर एक सेल ऑर्गेनेल का कोई ना कोई कॉमन नेम हमने मेंशन करते आए हैं। न्यूक्लियस का कॉमन नेम ब्रेन, कंट्रोलर, रेगुलेटर ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करता हूं मैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल जिसका जो है साइज हो सकता है 5 to 25 माइक्रोमीटर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जो है जिसके 4 मेन पार्ट में रिप्रेजेंट करूंगा। न्यूक्लियस हैज न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन नेटवर्क। सो मेंशन किया, न्यूक्लियस हैज साइज ऑफ 5 to 25 micrometer, largest cell organelle having 4 major parts, 4 major components। थोड़ा देखिएगा, पहला है मैंने बोला यहां पर न्यूक्लियर एनवेलप को मैं कैरियोथेका या न्यूक्लियोलेमा भी नाम दे सकता हूं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैरियोथेका। थेका THECA, थेका का मतलब कवरिंग, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, इसको हम न्यूक्लियोलेमा भी नाम दे सकते हैं। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको जो है कैरियोलिम्फ बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ बोलते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है इसके 2 और कंपोनेंट। एक है न्यूक्लियोलस, जिसको हम मिनी न्यूक्लियस नाम दे सकते हैं, जिसको हम राइबोसोम फैक्ट्री नाम दे सकते हैं। ये जो है वर्ड हमने राइबोसोम की स्टोरी में यूज किया था। एंड 4th कंपोनेंट क्रोमैटिन रेटिकुलम या क्रोमैटिन नेटवर्क। बताओ 4 मेन पार्ट्स हैं, 4 मेन कंपोनेंट्स। अब 1 by 1 डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर इन कंपोनेंट्स का डिटेल करते हैं, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, shall I begin with the diagram and detailed description of the structure of the nucleus? ओके, ये रेज कर रहा हूं मैं। थोड़ा आइए यहाँ पर, मेंटली यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर, आंखों से देखिए। यहाँ पर कंसीडर किया E एक सेल है, मैंने कंसीडर किया E एक सेल है। सेल में E यहाँ पर न्यूक्लियस है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए तो सही। यहाँ तो देखिए ये एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इट इज सराउंडेड बाय 2 कवरिंग, outer nuclear membrane and inner nuclear membrane, collectively called nuclear envelope। outer nuclear membrane
एक्टोकैरियोथेका, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंडोकैरियोथेका। ठीक है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्टोकैरियोथेका एंड एंडोकैरियोथेका। बात समझिएगा, बात पकड़िएगा। यहां पर मैं कुछ बोलना चाहता हूं। यहां पर द न्यूक्लियर एनवेलप, द टू लेयर्ड न्यूक्लियर एनवेलप, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। कहीं 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 पर इट हैज छोटे छोटे पोर्स। सो द न्यूक्लियर एनवेलप इट इज डिसकंटिन्यूअस मेम्ब्रेन हैविंग पोर्स, हैविंग प्रेजेंस ऑफ पोर्स। सो ये यहां पर हमने बनाया प्रेजेंस ऑफ पोर्स। बात पकड़िएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सो न्यूक्लियर एनवेलप्स मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन, outer nuclear membrane and inner nuclear membrane. Both outer and inner nuclear membrane, they are not continuous membrane, they show perforation. They show perforation means presence of pore. ये pore associated with nuclear membrane, nuclear envelope के 10% एरिया में, nuclear envelope के 10% एरिया में छोटे छोटे pores present हो सकते हैं। related to या associated with nuclear envelope 1000 से लेके 1 लाख तक जो है nuclear pore हो सकते हैं। आइए थोड़ा यहां पर आइए, समझिए तो सही क्या मैं बोलूं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद करिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद करिए। वहां पर मैंने बोला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिप्रेजेंट्स फिंगर लाइक आउटफोल्ड ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कनेक्ट कर रहा हूं। सो दिस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट इज कंटिन्यू विथ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स का भी प्रेजेंस होगा। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अग्रेनुलर, नॉट अग्रेनुलर, ग्रेनुलर सरफेस का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। बताओ, नहीं बताओ, ये राइबोसोम कौन से टाइप का है? अब बोलो, जल्दी बोलो। क्या मैं वही सोच रहा हूं जो आप बोलना चाहते हो? 80S राइबोसोम। ठीक है, और थोड़ा सुनिएगा, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी दिस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट शोज कंटिन्यूटी विथ, ऑप्शन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ब्रेक करके RER और SER भी बोल सकते हैं। तो हम बेसिकली RER को जो है कंसीडर करेंगे, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड है RER। थोड़ा सुनिए तो सही, यहां पर आइए प्लीज समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं। पेरीफेरी पर न्यूक्लियस में, पेरीफेरी पर जस्ट बिलो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जस्ट बिलो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देयर इज मेशवर्क, देयर इज नेटवर्क ऑफ लैमिन प्रोटीन, देयर इज नेटवर्क ऑफ लैमिन प्रोटीन, इसको हम फाइब्रिलर लैमिना। देयर इज नेटवर्क ऑफ इंटरमीडिएट लॉन्ग फिलामेंट्स, इस इंटरमीडिएट लॉन्ग फिलामेंट के नेटवर्क को जो कि बना है लैमिन प्रोटीन का, हम नाम देते हैं न्यूक्लियर लैमिना, हम नाम देते हैं फाइब्रिलर लैमिना। तो ये यहां पर पता चला, कहां पर? यहां पर। अब बताओ तो सही, कहां पर? पेरीफेरी ऑफ द न्यूक्लियस जस्ट बिलो इनर मेम्ब्रेन, देयर इज प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर लैमिना, देयर इज प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिलर लैमिना। Surrounded by outer and inner membrane, internally nucleus it is filled by colloidal transparent semi-fluid material, colloidal transparent semi-fluid material. This colloidal transparent semi-fluid material present inside the nucleus को हमने नाम दिया न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोप्लाज्म, कैरियोलिम्फ, या जो है न्यूक्लियर सैप भी नाम दे सकते हैं। Suspended in the nucleoplasm, I need your full attention. Suspended in the nucleoplasm, there can be 1 to 4. Suspended in the nucleoplasm, there can be 1 to 4 membraneless structure, dark, dense, opaque, RNA and protein rich structure, जिसको हमने नाम दिया न्यूक्लियोलस। सो डार्क, डेंस, प्रोटीन एंड RNA rich membraneless structure suspended in the nucleoplasm. Even the nucleolus it shows continuity with the nucleoplasm. There is nucleolus and in the nucleoplasm. Second structure nucleoplasm में जो suspended है that is टैंगल्ड ओवरलैपिंग क्रिस क्रॉस्ड स्ट्रक्चर, जिसको हमने बोला क्रोमैटिन नेटवर्क। सो यहां पर डिफ्यूज्ड
हाईली इलोंगेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, डिफ्यूज्ड हाईली इलोंगेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर का बना हुआ ओवरलैप्ड क्रिस क्रॉस टैंगल्ड नेटवर्क है, जिसको हमने बोला chromatin network. And this chromatin network, it is scattered throughout the nucleoplasm. It is scattered throughout the nucleoplasm. बताइए प्लीज, ये रहा एक प्यारा सा खूबसूरत सा न्यूक्लियस का डायग्राम। मेंशन करते हैं क्या क्या कंपोनेंट है। तो ई है आउटर न्यूक्लियर एनवेलप, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनवेलप तो नहीं, एनवेलप कलेक्टिवली आएगा, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ई है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोनों को साथ में हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप, बोलो तो सही। तो सुनिएगा, आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये कंटिन्यूअस दो मेम्ब्रेन है विच इज सेपरेटेड बाय 10 to 50 नैनोमीटर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देयर इज 10 to 50 नैनोमीटर का स्पेस। दिस स्पेस को हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, द आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या बेटर टू से न्यूक्लियर एनवेलप जो है, क्या मैं बोलूं न्यूक्लियर एनवेलप, ये सेल में सेमी फ्लूइड मटेरियल को क्या बोलते हैं, बताओ तो सही। सेल के सेमी फ्लूइड मटेरियल को साइटोप्लाज्म बोलते हैं ना, तो क्या मैं बोलूं न्यूक्लियर एनवेलप ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म है, उसके बीच में प्रेजेंट है न्यूक्लियर एनवेलप। मैं आगे मेंशन करूंगा। वेल द डिसकंटिन्यूअस न्यूक्लियर एनवेलप, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ छोटे छोटे पोर्स, जिसको हमने नाम दिया न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। Just below inner membrane there is network of lamin protein, there is network of intermediate filament. This network of intermediate filament को हमने बोला न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियर लैमिना या फाइब्रिलर लैमिना, फाइब्रिलर लैमिना। ये न्यूक्लियर लैमिना या फाइब्रिलर लैमिना न्यूक्लियस के शेप को जो है मेंटेन करता है। इन बिलो द न्यूक्लियर लैमिना, ये मैंने रिप्रेजेंट किया न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म को हम कैरियोप्लाज्म भी नाम दे सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, कैरियोप्लाज्म। ठीक है, ये यहां पर है RER, ये यहां पर है SER, ये यहां पर है ER। ठीक है, तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर और ये यहां पर हैं 80S राइबोसोम्स, 80S राइबोसोम। ठीक है, तो सुनिएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में दो कंपोनेंट सस्पेंडेड होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म शोज प्रेजेंस ऑफ टू कंपोनेंट, एक डार्क डेंस मेम्ब्रेनलेस ओपेक स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया मिनी न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस, और ये हो जाएगा क्रोमैटिन नेटवर्क। ठीक है, ये हो जाएगा क्रोमैटिन रेटिकुलम, क्रोमैटिन रेटिकुलम या क्रोमैटिन नेटवर्क। सो स्ट्रक्चरली ये पूरा का पूरा एक न्यूक्लियस का डायग्राम हुआ। बोलो तो सही है, देखो यहाँ तो देखो, ठीक ठाक डायग्राम है। ठीक है, चलो जी, काफी अच्छा बना लेते हैं दुबे जी वैसे डायग्राम। ठीक है, अब वन बाय वन हर एक जो है कंपोनेंट्स को थोड़ा डिटेल में लेके स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को फिनिश करते हैं। ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूं। तो वन बाय वन न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं। पहला स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लिया मैंने न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैरियन, मतलब न्यूक्लियस का कवर मतलब थेका। A nucleus is surrounded by two parallel discontinuous nuclear membrane. A nucleus is covered by two parallel discontinuous membrane, discontinuous membranes। ठीक है, इसमें से पहला है
आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरा है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Outer nuclear membrane, it is granular in nature, having presence of 80S ribosome over its surface, and even outer nuclear membrane shows continuity with endoplasmic reticulum, specifically rough endoplasmic reticulum mention किया जाए। Outer nuclear membrane is granular, rough in nature due to presence of 80S ribosomes, over the surface. It also shows continuity with endoplasmic reticulum, specifically with rough endoplasmic reticulum। तो सुनिएगा, मैंने क्या बोला, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज स्मूथ इन नेचर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। बोलो, कुछ तो बोलो, जल्दी से बोलो। न्यूक्लियर एनवेलप इट डिवाइड्स, इट सेपरेट न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। सो क्या मैं बोलूं, यहां पर पता चला कहां पर मुझे क्या बोलना है। न्यूक्लियर एनवेलप सेपरेट न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म। जल्दी से बताइए, मेरे मन में नेक्स्ट पॉइंट ये चल रहा है कि बोथ आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाय 10 to 50 नैनोमीटर स्पेस कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। मेंशन करते हैं यहां पर, मैंने क्या बोला, बोथ आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर separated by 10 to 50 nanometer space called perinuclear space। वैसे तो हम बोल सकते हैं, दो चीजें बोल सकते हैं, या तो न्यूक्लियर एनवेलप को वैसे तो हम इम्परमिएबल कंसीडर करते हैं, बट कहीं कहीं पर सेमी परमिएबल मेंशन किया है। वेल, हम यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अक्रॉस मटेरियल का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। एक्चुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास तो न्यूक्लियर पोर है ना, तो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट थ्रू द पोर होगा। सो न्यूक्लियर एनवेलप इज इम्परमिएबल इन नेचर मेंशन किया जाए। ये इरेज कर रहा हूं मैं। सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट मैं यहां पर क्या मेंशन कर रहा हूं। न्यूक्लियर एनवेलप इज impermeable in nature। कहीं कहीं पर सेलेक्टिवली परमिएबल मेंशन कर देते हैं, इम्परमिएबल इन नेचर। तो सुनिएगा, न्यूक्लियर एनवेलप रिप्रेजेंट डिसकंटिन्यूअस एनवेलप ड्यू टू परफोरेशंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोर्स की बातें करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता चला कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूक्लियर एनवेलप आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम एक्टोकैरियोथिका और एंडोकैरियोथिका, ENDO ECTO, ठीक है, बोल सकते हैं, एक्टो एंड एंडोकैरियोथिका। न्यूक्लियर एनवेलप इज डिसकंटिन्यूअस कवरिंग ड्यू टू परफोरेशंस का मतलब प्रेजेंस ऑफ पोर्स ड्यू टू परफोरेशंस कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। थोड़ा सुनो तो सही, मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं,
न्यूक्लियर पोर्स कैन बी 1000 to 1 lakh in number or 10% of न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप में 10% तक जो है न्यूक्लियर पोर हो सकते हैं। पॉइंट समझा? न्यूक्लियर पोर नीड योर फुल अटेंशन। न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन। मेंशन करते हैं ईच न्यूक्लियर पोर, ईच न्यूक्लियस का पोर, ईच न्यूक्लियर पोर present, each nuclear pore present in the form of each nuclear pore present in the form of nuclear pore complex, nuclear pore complex made up of, सुनो तो सही, made up of nucleoplasmin, made up of nucleoplasmin proteins, मेड अप ऑफ न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन्स भी नाम देते हैं, न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन्स, न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन। थोड़ा सुनो, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में दो जो है स्ट्रक्चर मेंशन करूंगा। पेरिफेरी ऑफ द पोर सराउंडेड बाय ऑक्टागोनल डिस्क्वाइड स्ट्रक्चर जिसको हम एनुलस या ब्लेब नाम देंगे, एंड सेंट्रली रनिंग द सेंट्रल पोर, द एक्चुअल पोर। तो एक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, एक न्यूक्लियर पोर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बना होता है न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन्स का, और एक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट होते हैं, पेरिफेरल ऑक्टागोनल डिस्क्वाइड स्ट्रक्चर कॉल्ड एनुलस एंड सेंट्रली प्रेजेंट द एक्चुअल पोर सेंट्रल चैनल। मेंशन करके समझेंगे, टेंशन नहीं लेने का। इरेज कर रहा हूं मैं इसको। मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया अ सिंगल nuclear pore complex, a single nuclear pore complex has peripheral octagonal discoid annulus, octagonal discoid annulus having central running central pore या एक्चुअल पोर। मैंने न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को कैसे डिफाइन किया? एनुलस। मैंने कैसे डिफाइन किया? थोड़ा सुनिएगा। यहां पर 8 एनुली, एनुलस के प्लूरल को एनुली बोल सकते हैं, एनुलस जिसको हम बोलते हैं ब्लेब प्लस सेंट्रल चैनल, सेंट्रल पोर को हम सेंट्रल चैनल बोल सकते हैं, सेंट्रल पोर या चैनल दैट रिप्रेजेंट एक्चुअल पोर, ठीक है, सेंट्रल चैनल, ठीक है, इज इक्वल टू न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। देखो तो सही, यहां तो देखो, इधर तो देखो, मैंने कंसिडर किया ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियर एनवेलप है, मैंने कंसिडर किया ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियर एनवेलप है जिसमें छोटे छोटे पोर्स हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप का ये हो गया न्यूक्लियर पोर, ठीक है। मैंने इत्तू से पार्ट को, पता चला कित्तू से पार्ट को, इत्तू से पार्ट को जूम आउट किया, ठीक है। यहां पर आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, यहां पर आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। ये भी जो बीच का स्पेस है पेरी न्यूक्लियर स्पेस हो जाएगा, तो ये हो गया आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया, सॉरी ये हो गया इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ध्यान से देखिए, ध्यान से मत देखिए, थोड़ा आंख से तो देखिए।
यहां पर थोड़ा देखिएगा ऑक्टागोनल, ये अगर पोर है, थोड़ा समझिएगा, ये कोई अगर पोर है तो मैं फ्रंट का 4 ऑक्टागोनल में से 4 जो है डिस्क दिखा रहा हूं, पीछे की तरफ भी 4 डिस्क रहेंगे। तो ये पूरे जो है पोर जो है, ये जो पोर है, पोर सराउंडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागोनल डिस्क और सेंट्रल चैनल। तो मैं सिर्फ 4 फ्रंट वाला दिखा रहा हूं। तो ये हो गया एनुलस, 4 एनुली जो है साइटोप्लाज्म की तरफ, और ये हो गया 4 एनुली न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ, और यहां पर सेंट्रल रनिंग चैनल होगा। ये रिप्रेजेंट किया सेंट्रल रनिंग चैनल, सेंट्रल चैनल द एक्चुअल पोर, 3 डायमेंशन में अच्छे से दिखेगा। दिस साइटोप्लाज्मिक एनुलस से एसोसिएटेड होता है फिलामेंट्स, और यहां पर भी जो है न्यूक्लियोप्लाज्म से भी एसोसिएटेड होता है फिलामेंट, जो एक पॉइंट पर जाके जो है डिस्टल एंड में कनेक्ट हो जाते हैं। पॉइंट समझा? तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। ये हो गया साइटोप्लाज्म की तरफ प्रेजेंट जो है फिलामेंट, साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट, और ये यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया साइटोप्लाज्मिक एनुलस, साइटोप्लाज्मिक एनुलस। ये यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया न्यूक्लियोप्लाज्मिक एनुलस, या एनुली प्लूरल में बोल सकते हैं। ये मैंने रिप्रेजेंट किया न्यूक्लियोप्लाज्मिक फिलामेंट that ends into distal, that converted या that meet into distal end, ये है distal end, ठीक है। और पूरे स्ट्रक्चर को हम बास्केट ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्मिक एनुलस और ये फिलामेंट और डिस्टल एंड, इसको हम न्यूक्लियर बास्केट भी नाम देते हैं, न्यूक्लियर बास्केट। एंड दिस रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल चैनल, दिस रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल चैनल। बताओ, ये एक जो है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का पूरा स्ट्रक्चर रहा, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल है, थोड़ा अंदर नहीं, ये जो है थ्रू आउट जो है पास हो गया ये पोर, ऐसा मत समझिएगा, ठीक है। तो एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन किया न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में जो है 4 ऑक्टागोनल डिस्क, जिसको हमने एनुलस नाम दिया, हमने रिप्रेजेंट किया है। ये जो है एक ही तरफ का, ऐसे आप पूरा जो है 8 रिप्रेजेंट करिएगा, ऐसे पूरा 8 रिप्रेजेंट करिएगा, कंसीडर करिएगा पासिंग थ्रू सेंट्रल चैनल और फिलामेंट्स वगैरह हैं। बताओ क्लियर है? क्लियर है ये, ठीक है। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कंट्रोल ट्रांसफर ऑफ मटेरियल अक्रॉस द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, प्रोटीन्स एंड राइबोसोम्स एक्सेट्रा। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कंट्रोल्ड मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सुनिएगा, इनर मेम्ब्रेन के नीचे होगा न्यूक्लियर लेमा, जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का बना होगा। कभी कभी आउटर मेम्ब्रेन पर भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट मैं आउटर मेम्ब्रेन पर न्यूक्लियर लैमेला या फाइब्रिलर लैमेला जो इंटरमीडिएट फिलामेंट का बना है वो नहीं रिप्रेजेंट करता हूं। मोस्टली जो है मिनिमम रेफरेंस बुक में न्यूक्लियर लैमिना या फाइब्रिलर लैमिना बना इंटरमीडिएट या लैमिन प्रोटीन का इंटरमीडिएट फिलामेंट का लोअर या इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। बताइए, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्लियर है? बात आगे बढ़ाएं, मेंशन कर दे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मेंशन करते हैं। ये मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो जल्दी से मेंशन कर देते हैं यहां पर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कंट्रोल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, बिटवीन साइटोप्लाज्म, बिटवीन, पहले तो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के लैंग्वेज में, बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल, मैं एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए ट्रांसपोर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, राइबोसोम ट्रांसपोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल, प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयंस का भी कंट्रोल्ड मैनर में इन सब कंपाउंड जो है कंपोनेंट्स का न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म जो है ट्रांसपोर्ट होगा कंट्रोल्ड मैनर में। बोलो, फोकस तो बोलो, जल्दी से बोलो। चलिए थोड़ा आगे।
तो कैरियोथेका या न्यूक्लियर एनवेलप की बात तो हो गई। न्यूक्लियर एनवेलप डिसकंटिन्यूअस है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर पोर इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन्स पेरीफेरी पर जस्ट बिलो द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेंशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला, टूवर्ड्स पेरीफेरी, टूवर्ड्स पेरीफेरी बिलो द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिलो द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूं, प्लीज समझिएगा। देयर इज नेटवर्क ऑफ लैमिन प्रोटीन्स या लैमिन फिलामेंट्स। देयर इज नेटवर्क ऑफ लैमिन फिलामेंट्स, इट इज नथिंग बट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है? बताओ तो सही, कहां पर सुना सुना लग रहा है? साइटोस्केलेटन में हमने बताया था इंटरमीडिएट फिलामेंट जो कि 10 नैनोमीटर जो है डायमीटर कैरी करते हैं, ठीक है। देयर इज नेटवर्क ऑफ लैमिन फिलामेंट्स कॉल्ड न्यूक्लियर लैमिना, called nuclear lamina, it is called fibrilar lamina। हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बोलो तो सही, फाइब्रिलार लैमिना, ठीक है। तो सुनिएगा, न्यूक्लियर लैमिना कंट्रोल्स शेप ऑफ द न्यूक्लियस, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट या कंट्रोल शेप ऑफ द न्यूक्लियस, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्कैफोल्ड, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्कैफोल्ड ऑफ क्रोमैटिन एंड ऑल्सो प्रोवाइड बाइंडिंग या अटैचमेंट साइट फॉर टीलोमियर। क्या बोल दिया मैंने? टीलोमियर, टेंशन मत लीजिए, आगे आएगा। टीलोमियर एंड्स ऑफ क्रोमैटिन या क्रोमोजोम, क्रोमैटिन थ्रेड के एंड को हम टीलोमियर बोलते हैं। सो यहां पर ये न्यूक्लियस है, कहां पर न्यूक्लियस है पता चला? यहां पर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच पेरी जो है न्यूक्लियर स्पेस 10 to 50, देन छोटे छोटे पोर्स यहां पर मैंने मेंशन कर दिए, और यहां पर मेशवर्क या नेटवर्क ऑफ लैमिन प्रोटीन जस्ट बिलो द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कहीं कहीं पर जो है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी रिप्रेजेंट होता है। इसको हमने बोला न्यूक्लियर लैमिना, इसको हमने बोला फाइब्रिलार लैमिना, जो है शेप ऑफ द न्यूक्लियस को जो है एक सपोर्टिंग नेटवर्क बना रहा है, शेप ऑफ न्यूक्लियस को मेंटेन कर रहा है। ये क्रोमैटिन का स्कैफोल्ड कुछ ऐसा कहीं कहीं पर बनता है, दिस रिप्रेजेंट क्रोमैटिन थ्रेड का स्कैफोल्ड, दिस स्ट्रक्चर क्रोमैटिन थ्रेड है जो लूप लाइक इनफोल्ड किया है क्रोमैटिन, तो इसको स्कैफोल्ड ऑफ क्रोमैटिन भी बोलते हैं। और कहीं ना कहीं जो है एंड्स ऑफ क्रोमैटिन को हमने टीलोमियर, वो भी, तो ये है स्कैफोल्ड ऑफ क्रोमैटिन, स्कैफोल्ड ऑफ क्रोमैटिन, ठीक है। और टीलोमियर आगे जो है मैं क्लियर करूंगा, ठीक है, टीलोमियर की बात नहीं कर रहा हूं। ई है न्यूक्लियर लैमिना या फाइब्रिलार लैमिना। बताइए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से रिलेटेड न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस के न्यूक्लियर एनवेलप की बात हो गई, उससे रिलेटेड न्यूक्लियर पोर की बात हो गई, और उसी से थोड़ा रिलेटेड था जो है न्यूक्लियर लैमिना। बताओ चले नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें। फर्स्ट कंपोनेंट कैरियोथेका के नाम पे कंप्लीट हो गया। आते हैं सेकंड कंपोनेंट न्यूक्लियोप्लाज्म। ये पूरा इरेज कर रहे हैं, रिमाइंड करिए अच्छे से जो है, ठीक है। ले चलता हूं स्टोरी को आगे। सेकंड कंपोनेंट की बात किया, न्यूक्लियर सैक। किसकी बात किया बताओ तो सही? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बोलो तो सही, हम किसकी बात कर रहे हैं? कैरियोप्लाज्म। अब बता भी दो किसकी बात होने वाली है? जो है कैरियोलिम्फ, कैरियोलिम्फ। दिस रिप्रेजेंट ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड कोलाइडल सब्सटेंस प्रेजेंट बिलो द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। सो इट इज ट्रांसपेरेंट, सेमी फ्लूइड, colloidal
कोलॉइडल मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म सेमी फ्लूइड मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस, इट कंटेन्स, थोड़ा सुनो तो सही, इट कंटेन्स, इसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या हो सकता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, एंजाइम्स, आयंस एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या है, हम कहीं ना कहीं सुनेंगे। इट कंटेन्स nucleotides, it contains nucleosides, it contains enzymes, एंजाइम्स में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक मेंशन कर दिया, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ एंजाइम हो गए। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी होते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है। तो कुछ एंजाइम्स हो गए। देन मिनरल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं इसमें, मिनरल्स या आयंस, ठीक है। आयंस में मैं ऑलरेडी कुछ मेंशन कर चुका हूं, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन एक्सेट्रा, आयरन एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें कुछ प्रोटीन्स भी होंगे और कुछ जो है लिपिड वगैरह, बट मेन ये न्यूक्लियोप्लाज्म का ये कुछ मेजर कंपोनेंट है। न्यूक्लियोप्लाज्म आल्सो शोज टू सस्पेंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पंचलाइन मार रहा हूं, सुनो तो सही। यहां पर न्यूक्लियोप्लाज्म आल्सो शोज टू सस्पेंडेड स्ट्रक्चर, सस्पेंडेड स्ट्रक्चर, क्या आप बता सकते हो वो दो सस्पेंडेड स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? क्या बात है, आपने तो बता दिया सही सही। एक है न्यूक्लियोलस और दूसरा है क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन रेटिकुलम या क्रोमैटिन नेटवर्क। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द साइट, नॉट साइट, न्यूक्लियोप्लाज्म में ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म इज द साइट वेयर रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होता है। मेंशन कर लेते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म इज द साइट वेयर रेप्लिकेशन प्री एग्जिस्टिंग डीएनए से न्यू डीएनए के फॉर्मेशन को रेप्लिकेशन बोलते हैं, एंड ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस, डीएनए से आरएनए बनने वाले प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, रेप्लिकेशन। तीसरा प्रोसेस ट्रांसलेशन, जहां पर आरएनए से प्रोटीन बनता है वो साइटोप्लाज्म में होगा। तो सेमी फ्लूइड ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिनमें ये सब कंपोनेंट होंगे और सस्पेंडेड स्ट्रक्चर्स भी होंगे। बताओ क्लियर है? ठीक है, बात आगे ले चल रहा हूं। थर्ड कंपोनेंट न्यूक्लियोलस की बात कर लेते हैं। थर्ड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस मैंने यहां पर मेंशन किया न्यूक्लियोलस, क्या मेंशन किया? मिनी न्यूक्लियस। और बताओ तो सही कौन सा हेडिंग हम पढ़ने वाले हैं? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, समझिएगा प्लीज। न्यूक्लियोलस इट रिप्रेजेंट डार्क डेंस ओपेक समवॉट ओवल या स्फेरिकल स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, इवन सो कंटिन्यूटी, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोलस शोज कंटिन्यूटी विथ रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। मेंशन करके समझते हैं। न्यूक्लियोलस इट इज डार्क डेंस ओपेक membraneless oval slash spherical or even irregular structure present in nucleoplasm, ठीक है। components of nucleolus show continuity with the न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस को डिवाइड करने वाला कोई मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियोलस इज रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए में स्पेसिफिकली आरआरएनए, ठीक है। न्यूक्लियोलस
इज रिच इन आरएनए, इसमें आरआरएनए एंड प्रोटीन्स न्यूक्लियोलस को थोड़ा जो है थोड़ा सा डिटेल में ले चलते हैं। न्यूक्लियोलस के जो है 4 पार्ट हम मेंशन करेंगे। एक न्यूक्लियोलस का मैट्रिक्स, दूसरा ग्रैनुलार पार्ट, तीसरा फाइब्रिलार पार्ट और चौथा न्यूक्लियोलस से एसोसिएटेड क्रोमैटिन। सो मैंने क्या बोला, सुना आपने मैंने क्या बोला, क्या कि ये एक न्यूक्लियस है के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से ही कंटिन्यूअस मैनर में मेम्ब्रेनलेस डार्क डेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया। इस डार्क डेंस स्ट्रक्चर विच इज रिच इन आरआरएनए एंड प्रोटीन नॉट सराउंडेड बाय एनी स्ट्रक्चर, इसी को हमने बोला न्यूक्लियोलस, मिनी न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस बोला। और इस न्यूक्लियोलस को थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं। सो न्यूक्लियोलस, मैंने न्यूक्लियोलस को जूम आउट किया, ये यहां पर कुछ ऐसा जो है न्यूक्लियोलस से रिलेटेड ये क्रोमैटिन है, ऐसा कुछ अच्छे से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस से एसोसिएटेड क्रोमैटिन है। देन यहां पर जो है ये हमने बना दिया न्यूक्लियोलस का मैट्रिक्स, न्यूक्लियोलस के मैट्रिक्स में बेसिकली जो है प्रोटीन्स होते हैं। देन हमने यहां पर बना लिया नेक्स्ट कंपोनेंट न्यूक्लियोलस में ग्रैनुलार पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोलस। ग्रैनुलार पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोलस को हम बोलते हैं ग्रैनुलार कंपोजिशन, जो बना है आरआरएनए और प्रोटीन्स का। ये बेसिकली राइबोसोम प्रिकर्सर रिप्रेजेंट करता है। सो ये हो गया ग्रैनुलार पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोलस। ठीक है, और यहां पर मैंने मेंशन कर दिया फाइब्रिलार पार्ट भी होगा। फाइब्रिलार पार्ट बेसिकली आरएनए और प्रोटीन के फाइबर्स हैं, आरएनए और प्रोटीन्स के फाइबर, तो ये फाइब्रिलार पार्ट हो गया। ठीक है, आरएनए और प्रोटीन के फाइबर, कुछ जो है क्रोमैटिन अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। नीड योर फुल अटेंशन। ये हो गया थोड़ा सा का पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन, पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन, यहां पर इसको ले रहे हैं और ये भी हो गया इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन कोई मेम्ब्रेन नहीं बना रहा, क्रोमैटिन तो खुद एक कंपोनेंट है, कंपाउंड है। ठीक है, देन ये ब्लू कलर वाले को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्स अमार्फा न्यूक्लियोलर मैट्रिक्स। नीड योर अटेंशन, न्यूक्लियस मत यूज करना, न्यूक्लियोलस की बात हो रहा है तो न्यूक्लियोलर हम टर्म यूज करेंगे। ये है पार्स ग्रैनुलोसा, ये ग्रैनुलार पार्ट है। ठीक है, और देन ये ब्लैक कलर वालों को हम ले रहे हैं। ये जो ब्लैक कलर में जो है थोड़ा ये हो गया फाइब्रिलार पार्ट, इसको हम न्यूक्लियोनेमा भी नाम देते हैं, मेंशन करवा देते हैं। सो ये एक जो है खूबसूरत सा न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर हो गया। सो नाउ वन बाय वन हम न्यूक्लियोलस के पार्ट्स की इन शॉर्ट बात कर लेते हैं। सो न्यूक्लियोलस का जो है बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट न्यूक्लियोलस एसोसिएटेड क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस एसोसिएटेड क्रोमैटिन्स। इट इज मेड अप ऑफ आरडीएनए। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ आरडीएनए, डीएनए या जो है आरडीएनए बोलते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक जो पेरीफेरी पर है पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन एंड सेकंड है अंदर इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट ले लेते हैं न्यूक्लियोलस मैट्रिक्स, या इसको हम
पार्ट्स अमॉर्फा बोलते हैं। इट कंटेन्स प्रोटीन, कंटेन्स प्रोटीन्स। ठीक है, तीसरा एक कंपोनेंट ले लेते हैं जल्दी से, ग्रैनुलार पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोलस या पार्ट्स ग्रैनुलोसा। इट कंटेन्स ग्रेन्यूल्स ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स। आई नीड योर अटेंशन, यहां ध्यान दीजिए। इट रिप्रेजेंट्स दिस ग्रैनुलर पार्ट ऑफ न्यूक्लियोलस रिप्रेजेंट प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम बना नहीं है, राइबोसोम बनने का रॉ मटेरियल या प्रिकर्सर राइबोसोम या राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, और चौथा पार्ट ले लेते हैं फाइब्रिलर पार्ट। फाइब्रिलर पार्ट को हम न्यूक्लियोलोनेमा नाम देते हैं। यहाँ पर बहुत अजीब सा टर्म है, सुनिएगा, न्यूक्लियोलोनेमा। फाइब्रिलर पार्ट, इट इज मेड अप ऑफ दिस फाइब्रिलर पार्ट, नीड अटेंशन, इट इज मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन फाइबर्स। और ये जो फाइब्रिलर पार्ट्स है, इट रिप्रेजेंट्स दिस फाइब्रिलर पार्ट, इट रिप्रेजेंट्स प्रिकर्सर फॉर ग्रैनुलर पार्ट। सो RNA और प्रोटीन के फाइबर्स न्यूक्लियोलस में जहां रहेंगे, दैट इज फाइब्रिलर पार्ट। और ये RNA और न्यूक्लियोलस के फाइबर्स जो है एसोसिएट होकर ग्रैन्यूल्स बनाएंगे, जिसको ग्रैनुलर पार्ट बोले। ग्रैनुलर पार्ट ही फ्यूचर में राइबोसोम के सब यूनिट बनाएगा। देन द मैट्रिक्स जो प्रोटीन के बने हुए हैं, न्यूक्लियोलस से एसोसिएटेड क्रोमैटिन, जिसमें RDNA होगा। ठीक है, बात समझा? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ फंक्शन मेंशन करके आगे निकलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये मैं इरेज कर रहा हूं। Nucleolus, it is involved in synthesis of rRNA. Nucleolus, it is involved in synthesis of rRNA and it is also involved in formation of ribosomal subunits। दो मेन काम है, सो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। Nucleolus synthesizes rRNA and ribosomal सब यूनिट्स। समझिएगा, थोड़ा यहां ध्यान दीजिए। ध्यान कहां देना है पता है ना आपको? यहां पर ई है सेल, ई है न्यूक्लियस और ई यहां पर है न्यूक्लियोलस। समझिएगा प्लीज, स्टोरी समझिएगा। छोटे छोटे पोर्स है न्यूक्लियोलस के पास। सो ये जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस ने सिंथेसाइज किया RNA के फाइबर। और यहां पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो राइबोसोम है, प्री एग्जिस्टिंग राइबोसोम, तो ये यहां पर प्री एग्जिस्टिंग राइबोसोम्स है। प्री एग्जिस्टिंग राइबोसोम्स RER पर हो सकता है, या जो है प्री एग्जिस्टिंग राइबोसोम वो जो है साइटोप्लाज्म में हो सकता है। प्री एग्जिस्टिंग राइबोसोम या जो है इन्होंने बनाया प्रोटीन्स, सर्टेन टाइप ऑफ RNA तो न्यूक्लियोलस बना रहा है और प्रोटीन्स बना रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग राइबोसोम। और ये जो है प्रोटीन जो अभी नया ताजा राइबोसोम ने बनाया, ये प्रोटीन डिफ्यूज हो जाएगा इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटीन आएगा इनसाइड द न्यूक्लियस, उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियोलस RNA और प्रोटीन दोनों को मिलकर बना देगा ईदर स्मॉल सब यूनिट या लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, जो फिर से डिफ्यूज बाहर हो जाएगा थ्रू द न्यूक्लियर पोर। फिर से राइबोसोम बना लेंगे। जब जो है मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन हाई होगा तो दोनों सब यूनिट जुड़ जाएंगे। मैंने क्या बोला? न्यूक्लियोलस सिंथेसाइजेज RNA, प्री एग्जिस्टिंग राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन्स जो है दे डिफ्यूज्ड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो है RNA, ये जो डिफ्यूज हुआ प्रोटीन। अब क्या होगा? न्यूक्लियोलस इट परफॉर्म्स, यहां पर न्यूक्लियोलस परफॉर्म्स, समझिए ध्यान दीजिए, परफॉर्म्स असेंबली ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स।
rRNA and proteins that results in formation of small ribosome unit, स्मॉल राइबोसोम यूनिट या लार्ज राइबोसोम सब यूनिट, स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट या लार्ज राइबोसोम सब यूनिट। सुनो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, जो है राइबोसोमल सब यूनिट्स को बनाया न्यूक्लियोलस ने। न्यूक्लियोलस को राइबोसोमल सब यूनिट बनाने के लिए चाहिए था आरआरएनए और प्रोटीन। आरआरएनए तो वो खुद बना सकता है, प्रोटीन उसको मिला प्री एग्जिस्टिंग राइबोसोम के थ्रू सिंथेसाइज्ड प्रोटीन जो डिफ्यूज हुआ न्यूक्लियस के अंदर, दोनों को असेंबल करके इधर न्यूक्लियोलस ने बना दिया स्मॉल सब यूनिट जो कि जो है न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाएगा, या तो बना दिया जो है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन्स बना दिया लार्ज सब यूनिट, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट फिर से पोर के तो बाहर आएंगे और जब मैग्नीशियम आयन जो है रेज किया जाएगा तो दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, राइबोसोम। तो राइबोसोमल फैक्ट्री बेसिकली जो है हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस को। तो राइबोसोम है प्रोटीन फैक्ट्री और राइबोसोम की फैक्ट्री कौन है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, 10 कहने से न्यूक्लियोलस, 10 न्यूक्लियोलस कॉल्ड राइबोसोम फैक्ट्री, राइबोसोम फैक्ट्री। न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज राइबोसोम करेक्ट हो सकता है, अगर जो है न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज राइबोसोमल सब यूनिट ये भी करेक्ट हो सकता है, बेस्ड ऑन क्वेश्चन, बेस्ड ऑन ऑप्शंस हमें जो है चूज करना रहेगा। तो न्यूक्लियोलस वैसे तो जो है राइबोसोम 2 सब यूनिट का बना होता है और हमें पता है राइबोसोम के दोनों सब यूनिट तब अटैच होते हैं जब प्रोटीन के सिंथेसिस का टाइम आता है और मैग्नीशियम आयन साइटोप्लाज्म में। तो राइबोसोम फैक्ट्री या राइबोसोमल सब यूनिट बताओ। ठीक है, तो आरआरएनए बनाएगा और राइबोसोमल सब यूनिट बनाएगा। कैसे बना, क्या स्टोरी है, कहां से क्या चीज आया, मैंने यहां पर मेंशन किया। समझा, पक्का समझा, सच में समझा। आगे चला जाए, बात आगे बढ़ाता हूं। ये जो न्यूक्लियोलस है आगे जाके मैं कनेक्ट करूंगा। न्यूक्लियोलस इट इज प्रेजेंट NOR, क्या बोला मैंने, nucleolus it is found in NOR region of chromatin। origin of nucleolus ये secondary constriction या NOR पार्ट ऑफ क्रोमैटिन या क्रोमोसोम से होगा, जो आगे मैं कनेक्ट करूंगा और आपको हाईलाइट करके भी बताऊंगा। थोड़ा इरेज करने दीजिए, थोड़ा आइएगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट, जितना भी स्टार देना चाहो दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस अराइज या अराइजेज या डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, बेटर टू से NOR, बेटर टू से न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन ऑफ क्रोमैटिन या क्रोमोसोम, क्रोमैटिन या क्रोमोसोम। अभी मैंने क्या बोला, ये जहां पर आएगा वहां पर मैं आपको हाईलाइट करवा दूंगा। सो जितना NOR होगा, जितना सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा जिन जिन क्रोमोसोम के पास, उतने ही न्यूक्लियोली, न्यूक्लियोलस का प्लूरल न्यूक्लियोली। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियोली कितना होगा ये डिपेंड होगा कितने क्रोमोसोम के पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। ये जो पंच लाइन मार रहा हूं आगे मैं कनेक्ट करूंगा। न्यूक्लियोलस की बात मैंने कंप्लीट कर लिया। फोर्थ कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, क्रोमैटिन रेटिकुलम। फोर्थ कंपोनेंट लिया मैंने, क्रोमैटिन रेटिकुलम या क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। क्रोमैटिन इट रिप्रेजेंट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। और सुनिएगा, क्रोमैटिन रिप्रेजेंट्स हाईली इलैबोरेटेड, हाईली extended nucleoprotein fibers, nucleoprotein filaments, nucleoprotein fibers समझेंगे या nucleoprotein threads made up of DNA प्लस प्रोटीन्स में जो है मोस्टली हिस्टोन प्रोटीन होगा। डीएनए प्लस प्रोटीन, मोस्टली हिस्टोन प्रोटीन्स रहेंगे। ठीक है, ऑल्सो नॉन
हिस्टोन प्रोटीन्स भी रहेंगे और कुछ अमाउंट में आरएनए भी रहेगा एंड आरएनए प्लस आरएनए। सो न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर नाम ही दे रहा है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए। डीएनए जो है मैक्सिमम अमाउंट डीएनए प्लस प्रोटीन और आरएनए। प्रोटीन में जो है हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, ये क्या है मैं रिप्रेजेंट करूंगा, हाईली एक्सटेंडेड फॉर्म होता है। ठीक है, फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया इसको, फ्लेमिंग ने भी डिस्कवर किया। क्रोमैटिन में क्रोमा, क्रोमैटिन में क्रोमा का मतलब कलर होता है। क्रोमैटिन नेम्ड से एज क्रोमैटिन बिकॉज ऑफ एबिलिटी टू एब्जॉर्ब पर्टिकुलर न्यूक्लियर स्टेन, जैसे मैं मेंशन करूंगा एसिटोकार्मीन। बात आगे बढ़ाते हैं, समझेंगे अच्छे से। थोड़ा आइएगा, मैंने क्या बोला, क्रोमैटिन डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट फ्लेमिंग and it represents colored thread due to ability of absorbing special basic न्यूक्लियर स्टेन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक है जैसे मेरे दिमाग में एसिटोकार्मीन। फ्लेमिंग ने एसिटोकार्मीन से न्यूक्लियस को ट्रीट किया। ये एसिटोकार्मीन जाके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में जो हाईली इलैबोरेटेड एक्सटेंडेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे उसको जाके बाइंड कर दिया। कलरफुल दिख रहा है इसलिए नाम दिया क्रोमा, मतलब कलरफुल थ्रेड। ठीक है, I need attention here. Chromatin threads are present in the form of overlapping crisscrossed tangled network scattered throughout nucleoplasm। सुनो तो सही, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मेरे दिमाग में चल रहा है। क्रोमैटिन केवल नॉन डिवाइडिंग सेल में ही ऑब्जर्वेबल है। जैसे ही कोई सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा, जैसे कोई सेल डिवाइड होना चालू होगा, क्रोमैटिन वो कंडेंस होके क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्रोमैटिन थ्रेड ऑब्जर्वेबल ड्यूरिंग इंटरफेज या नॉन डिवाइडिंग फेज ऑफ द सेल। सुनिएगा, क्रोमैटिन can be observed during interphase या non dividing phase of cell। थोड़ा सुनो, मैंने क्या बोला, ड्यूरिंग सेल डिवीजन में भी हम न्यूक्लियस के डिवीजन को मेंशन कर रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस। इंस्टीड ऑफ न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रोमोजोम्स विजिबल।
मैं आगे इसको कनेक्ट करूंगा, नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा। जैसे ही जो है सेल डिवाइड होना चालू होगा, वो न्यूक्लियस के डिवीजन वाले पार्ट में जाएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो एंड ऑफ प्रोफेज में जो न्यूक्लियर एनवेलप होगा ब्रेक हो जाएगा और जो है क्रोमैटिन कंडेंस होगा और कंडेंस होगा और कंडेंस होगा और हाईली कंडेंस रॉड लाइक, हाईली कंडेंस थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमैटिन एट द एंड ऑफ प्रोफेज एंड हाईली रॉड लाइक थिक स्ट्रक्चर कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन को हम नाम दे देंगे क्रोमोसोम। तो सेल डिवीजन के टाइम पर न्यूक्लियस नहीं देख सकते हैं, सेल डिवीजन के टाइम पर क्रोमैटिन नहीं देख सकते हैं। इफ आई वांट टू सी न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन देन आई हैव टू किल द सेल इन नॉन डिवाइडिंग फेज। फिक्स करना होगा, स्टेन करना होगा। बातें होंगी और भी बहुत सारी बातें होंगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर आइए थोड़ा समझिएगा। यहां पर क्रोमैटिन has two parts, क्रोमैटिन हैज टू पार्ट्स। समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, प्यार भरी धमकी यहां पर अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अब जो मैं स्टोरी समझाने वाला हूं ये स्टोरी 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस डीएनए आरएनए वाले चैप्टर में पैकेजिंग ऑफ डीएनए के नाम पर भी आएगा। सो ये जो है क्रोमैटिन हैज टू पार्ट। मैंने कंसीडर किया हाईली इलॉन्गेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसके पास एबिलिटी है जो है न्यूक्लियर स्टेम को एब्जॉर्ब करने का। ये मैंने इलॉन्गेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमैटिन समझा। तो द पार्ट ऑफ क्रोमैटिन, मैं इतु से पार्ट ऑफ क्रोमैटिन दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं। यहां पर दो पार्ट में डिवाइड है। द पार्ट ऑफ क्रोमैटिन, सुन लो ना जरा, यहां पर द पार्ट ऑफ क्रोमैटिन दैट एब्जॉर्ब, द पार्ट ऑफ क्रोमैटिन दैट एब्जॉर्ब्स लाइट स्टेन, लाइट या लेस स्टेन, एस्टोकार्निन थोड़ा कम एब्जॉर्ब करेगा, अपीयर्स लाइट इन कलर, थोड़ा सुनो, लाइट इन कलर, कॉल्ड यूक्रोमैटिन, कॉल्ड ट्रू क्रोमैटिन, कॉल्ड यूक्रोमैटिन। एंड दिस यूक्रोमैटिन पार्ट इट हैज लेस कंडेंस्ड स्लैश elongated DNA, ठीक है, having थोड़ा सुनो, having transcriptionally active genes या coding genes involved in protein synthesis, तो ये जो क्रोमैटिन है, मैं आगे थोड़ा समझाऊंगा स्ट्रक्चर में। ये जो थ्रेड लाइक क्रोमैटिन है, इसमें डीएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो है कंबाइन होकर एक इलॉन्गेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। जब मैंने स्टेन से एस्टोकार्निन से स्टेन किया तो कुछ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन जहां पर डीएनए लेस कंडेंस है विथ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन थोड़ा कंपैरेटिवली इलॉन्गेटेड है, उस पार्ट में न्यूक्लियर स्टेन का बाइंडिंग कम हुआ, लाइट इन कलर एब्जॉर्ब जो है अपीयर हो रहा है, एक्टिव डीएनए कैरी करेंगे। और इस पार्ट को हमने थोड़ा सुनिएगा, पार्ट ऑफ क्रोमैटिन, सुनो, पार्ट ऑफ क्रोमैटिन दैट एब्जॉर्ब्स मोर स्टेन अपीयर्स डार्क कलर। इस पार्ट ऑफ क्रोमैटिन को हम नाम देते हैं हेट्रोक्रोमैटिन, कॉल्ड हेट्रोक्रोमैटिन। This part of chromatin has highly condensed DNA, more condensed DNA. Genes are transcriptionally less active या inactive, do not code for proteins, ये लैंग्वेज आपको जो है 12th में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस थ्रूआउट लेंथ ऑफ डीएनए में दो पार्ट है। द लेंथ ऑफ डीएनए जहां पर डीएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ थोड़ा लेस जो है कंबाइन है, लेस कंपैक्ट है, उसको यूक्रोमैटिन बोला। एक्टिव पार्ट है, ये इतना पार्ट जो है कैरेक्टर या प्रोटीन एंजाइम के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा जब भी टाइम आएगा। द पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ क्रोमैटिन जहां पर डीएनए हाईली कंडेंस है विथ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ज्यादा से ज्यादा जो है न्यूक्लियर स्टोन को एब्जॉर्ब किया, डार्क कलर का
whenever this part of the DNA, it is waste part of this part of the chromatin, it is waste part of the chromatin, it is not involved in synthesis of protein. बताइए ये जो है यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन दो पार्ट है बेस्ड ऑन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द स्टेन, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ स्टेन एब्जॉर्ब कर रहे हैं कितना, लेस, या और ये लेस क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेस कंडेंस्ड डीएनए है और यहाँ पर हाईली कंडेंस्ड डीएनए है। बोलो बोलो, तो सम पार्ट इज एक्टिव, सम पार्ट इज इनएक्टिव। बोलो, क्रोमैटिन के दो पार्ट, क्रोमैटिन इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। कुछ याद आ रहा है? प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ ना एसोसिएट होकर नेकेड फॉर्म में होता है। न्यूक्लियोइड डीएनए, नेकेड डीएनए प्रोक्रोमोसोम बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में डीएनए के फॉर्म में ना प्रेजेंट होकर, व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग, इन दैट स्टेज इन इंटरफेस द क्रोमैटिन इट इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इलोंगेटेड इलैबोरेटेड थ्रेड, जिसको हमने क्रोमैटिन बोला। फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया। कलर्ड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है दो पार्ट्स। बताओ क्लियर है? थोड़ा आगे ले चल के जो है बात कंप्लीट करेंगे। आगे जो मैं स्टोरी मेंशन करने वाला हूं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा हाईलाइट करते हुए जाऊंगा, समझिएगा। कंसीडर कर रहा हूं ये यूकैरियोटिक डीएनए है, ये यूकैरियोटिक डबल स्ट्रैंड लीनियर डीएनए है। सो डबल स्ट्रैंड डीएनए है, लीनियर डीएनए है। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए के फॉर्म में ना प्रेजेंट होके क्रोमैटिन के फॉर्म में कंडेंस होता है। डीएनए जो है अकेले में ना प्रेजेंट होके इट इज कंबाइंड विथ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो ये डीएनए जो है, फिर सुनिएगा, ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स, ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ जुड़ा होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स 5 टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। H2A, H2B, H1, H3 और H4। ठीक है, H2A, H2B, H1 ये आर्जिनिन अमाइनो एसिड, आर्जिनिन एमिनो एसिड रिच होता है। और H3 और H4 ये लाइसिन रिच जो है प्रोटीन है। अब इसमें H2A, H2B, H3, H4 के दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर। सो बात पढ़े समझिएगा, यहां पर एक ऑक्टामर बना। इस ऑक्टामर में 4 मॉलिक्यूल, सॉरी 4 जो है प्रोटीन, H2A का 2 मॉलिक्यूल, H2B का 2 मॉलिक्यूल, H3 का 2 मॉलिक्यूल, H4 के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके बनाए एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर। 2 मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ H2A, H2B ने बनाया ऑक्टामर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यू बॉडी। क्या बोलते हैं? न्यू बॉडी या कोर प्रोटीन ने बनाया कोर प्रोटीन। अब थोड़ा सुनो ना, इस ऑक्टामर के अराउंड, इस ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड जो है डीएनए, ये जो डीएनए यूकैरियोटिक डीएनए है 1.75 या 1/3/4 टर्न कॉइल होगा। फिर से ऑक्टामर 1/3/4 टर्न कॉइलिंग, ऑक्टामर 3/5 समझा? तो ऐसे डीएनए ये बेसिक प्रोटीन है, हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स हैं। आई नीड योर अटेंशन, दीज आर बेसिक प्रोटीन्स। ठीक है, डीएनए खुद डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए बाय नेचर एसिड होता है, डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर इसको किसी के साथ कंडेंस होना है, श्रिंक होना है, तो वो बेसिक नेचर का होना चाहिए, वो पॉजिटिव चार्ज करना चाहिए। तो यहां पर ये जो है हिस्टोन ऑक्टामर है, ये न्यू बॉडी है। और इस न्यू बॉडी के अराउंड, इस न्यू बॉडी के अराउंड डीएनए ने 1/3/4 टर्न कॉइल किया। डीएनए ने 1/3/4 टर्न कॉइल किया। ठीक है, फिर से एक ऑक्टामर, फिर से सेम कॉइलिंग आएगा। और इस कॉइलिंग को, इस डीएनए के रैपिंग को अनरैप होने से प्रिवेंट कर रहा है। इस डीएनए के कॉइलिंग को, रैपिंग को अनरैप होने से प्रिवेंट कर रहा है दूसरा जो है लेफ्ट वाला हिस्टोन प्रोटीन, जिसको H1 प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर है ऑक्टामर। बताओ कहां पर है ऑक्टामर? यहां पर, ये यहां पर है 1/3/4 इज इक्वल टू 1.75 टर्न्स, 1/3/4 टर्न्स कॉइलिंग ऑफ डीएनए, कॉइलिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, और ये यहां पर है H1 प्रोटीन। H1 प्रोटीन प्रिवेंट्स अनरैपिंग ऑफ डीएनए,
unwrapping of DNA. It acts as a clip and this whole structure, तो सुनो, हिस्टोन ऑक्टामर जिसमें 4 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन के दो मॉलिक्यूल प्लस H1 एज क्लिप प्लस 1/3/4 टर्न क्वाइलिंग ऑफ डीएनए, द होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। सुनो सुनो सुनो, न्यूक्लियोसोम, दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स न्यूक्लियोसोम। ठीक है, सो फर्स्ट लेवल क्वाइलिंग में डीएनए कन्वर्ट हुआ न्यूक्लियोसोम में। तो यहां पर थोड़ा आप जल्दी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ये है डीएनए। डीएनए ये एक हिस्टोन ऑक्टामर, ये दूसरा हिस्टोन ऑक्टामर, ये तीसरा हिस्टोन ऑक्टामर, ये चौथा हिस्टोन ऑक्टामर, ये पांचवा हिस्टोन ऑक्टामर, इसके अराउंड डीएनए क्वाइल हुआ है। डीएनए क्वाइल, ये क्वाइलिंग में नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डीएनए ऑक्टामर्स के अराउंड क्वाइल हो रहा है। 2 ऑक्टामर, ये हो गया यहां पर 2 ऑक्टामर के बीच में पार्ट ऑफ डीएनए को हम लिंकर डीएनए बोलते हैं, लिंकर डीएनए। तो डीएनए का यहां पर थोड़ा सा एक पॉइंट मेंशन करके आगे बढ़ा, डीएनए आया, हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप हुआ, आगे बढ़ा, रैप हुआ, आगे बढ़ा, रैप हुआ, क्वाइल हुआ, आगे बढ़ा, क्वाइल हुआ, आगे बढ़ा। ठीक है, तो दो जो है ऑक्टामर के बीच में लिंकर डीएनए है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज जो है डीएनए सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन के साथ कंडेंस होकर बनाया एक स्टेज ऑफ कंडेंसेशन। डीएनए के फॉर्म में ना प्रेजेंट होकर वो फर्स्ट लेवल स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको हमने बोला बीट्स ऑन स्ट्रिंग, बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बनाया या न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनाया, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर। अब ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर फर्दर क्वाइल होगा और ज्यादा कंडेंस होगा, ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर और ज्यादा कंडेंस होके बना लेगा स्कैफोल्ड, और ये थोड़ा और ज्यादा कंडेंस होके बना लेगा जो है सुपर सोलेनॉइड, ये ज्यादा और ज्यादा कंडेंस होके बना लेगा रॉड लाइक थिक स्ट्रक्चर जिसको हमने बोला क्रोमैटिड। सो बीट्स ऑन स्ट्रिंग न्यूक्लियोसोम, उसके बाद ये यहां पर है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड स्टेज ऑफ डीएनए कंडेंसेशन, देन है ये सुपर सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड, और ये यहां पर मैंने बना दिया क्रोमैटिड। और यही क्रोमैटिड फ्यूचर में 2 सिमिलर क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड ऐसा, इसके जैसा एक और आएगा, 2 सिमिलर क्रोमैटिड्स दे आर अटैच्ड एट अ पॉइंट टू फॉर्म 1 क्रोमोसोम। 2 सिमिलर क्रोमैटिड एक पॉइंट पर अटैच होके बना लेंगे एक क्रोमोसोम। थोड़ा सुनो तो सही। सो डीएनए जो है 2 नैनोमीटर का होता है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ कंडेंस होके 10 नैनोमीटर का न्यूक्लियोसोम स्टेज बनाएगा, जो है फर्दर कंडेंसेशन 100 नैनोमीटर का मिलेगा, सोलेनॉइड स्टेज फर्दर 300 नैनोमीटर का स्टेज आएगा, सुपर सोलेनॉइड स्टेज। क्रोमैटिड इट रिप्रेजेंट 700 नैनोमीटर का स्टेज, एंड फाइनली हमें 1400 नैनोमीटर का मिल जाएगा क्रोमोसोम। 1400 नैनोमीटर स्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है क्रोमोसोम का स्टेज। और नॉन डिवाइडिंग सेल में दिस इज सोलेनॉइड स्टेज, नॉन डिवाइडिंग सेल में दिस इज सोलेनॉइड स्टेज विच इज आल्सो कॉल्ड क्रोमैटिन स्टेज। दिस सोलेनॉइड स्टेज इट इज आल्सो कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर। इसी क्रोमैटिन फाइबर को फ्लेमिंग ने स्टेन करके ऑब्जर्व किया था। तो दिस इज द स्टेज ऑफ डीएनए। डीएनए अपने आप को सोलेनॉइड 100 नैनोमीटर वाले स्टेज में, 100 नैनोमीटर वाले स्टेज में मेंटेन करके रखता है। वंस सेल डिवाइड होना चालू होता है तो यही सुपर सोलेनॉइड फर्दर कंडेंस होकर फाइनली क्रोमोसोम हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन था क्रोमोसोम की स्टोरी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वेल, chromatin it contains heredity material in the form of DNA. So chromatin एक highly extended nucleoprotein fiber है that contains heredity component, heredity material in the form of DNA. ठीक है, सो न्यूक्लियस की स्टोरी कंप्लीट हुआ। क्रोमैटिन के फंक्शन को मेंशन कर लेना। वेल, कहीं पर हम मेंशन कर देते हैं, यहां पर क्रोमैटिन, क्रोमैटिन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस इट कंटेन्स heredity material, it contains heredity material in the form of DNA, in the form of DNA. DNA
यूकैरियोटिक सेल में डीएनए के फॉर्म में ना प्रेजेंट होके वो इलोंगेटेड एक्सटेंडेड क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, स्कैटर्ड होता है थ्रू आउट न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमैटिन थ्रेड आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर मेड अप ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन आल्सो हैज आरएनए। तो कैसे जो है डीएनए कौन से टाइप के हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है, थोड़ी बहुत बातें की। और जितनी बातें जो है कंफ्यूज कर रही होंगी, कंफ्यूज मत होना, फ्यूचर में कहीं ना कहीं जो है आएगा, हम बातें करेंगे। वेल क्रोमोसोम और ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ये वाली हेडिंग हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ेंगे। सो न्यूक्लियस का जो है इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन, साइज, शेप, पोजीशन, केमिकल कंपोजिशन, न्यूक्लियस के पार्ट ऑन द नेम ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन, बात कंप्लीट कर लिया। न्यूक्लियोलस का ओरिजिन पॉइंट, एनओआर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जब हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को डिटेल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो समझ में आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। रिमाइंड करिएगा माइंड में, और कुछ भी डाउट आए, कहीं पर भी कोई पॉइंट ना समझ में आए रिलेटेड टू ऑल अबाउट न्यूक्लियस, हमसे पूछिएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।